Now another topic is EDI, that is electronic data interchange. Again I repeat, another topic is EDI, that is electronic data interchange. Now what is this electronic data interchange? It is defined as the inter-process communication. Again I repeat, it is defined as inter-process communication, मतलब दो प्रोसेस के बीच का कम्युनिकेशन, राइट? और ये जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर हम एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का दूसरे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बीच का कम्युनिकेशन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, अगर वो सारी एप्लीकेशंस के बीच में या फिर हम वो सारी प्रोसेस के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है, राइट, तो हम ये EDI का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये EDI इज अ स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जिसका यूज करके हम बिजनेस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट? नाउ ये क्या कम्युनिकेट करेगा? ऑब्वियसली इट विल कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसके बीच में हो सकते हैं? दिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द कंपनीज, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का बिजनेस ट्रांजैक्शन, या फिर कोई भी स्मॉल बिजनेस या फिर बैंक के साथ जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, राइट? वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, राइट, वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए हम ये EDI का यूज कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इन शॉर्ट, हमें हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो हम ये EDI का यूज कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, राइट? अब तक जो भी हमने बात की दैट इज रिलेटेड टू दिस बिजनेस इंफॉर्मेशन सेंडिंग या फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देन वी कैन से कि ये EDI जो टेक्निक है, राइट, वो इतनी अच्छी है कि जिसका यूज करके हम इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकते हैं विथ अवर ट्रेडिंग पार्टनर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। अगेन आई रिपीट, हम ये EDI का यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन अवर ट्रेडिंग पार्टनर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, कि जहाँ पे कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं है। अगेन आई रिपीट, जहाँ पे कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं है। मीन्स अगर हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को या फिर कस्टमर कोई ट्रांजैक्शन करता है वो इंफॉर्मेशन को, या फिर सप्लायर जो हमें इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो इंफॉर्मेशन को, या फिर हमें हमारे बिजनेस पार्टनर्स को जो इंफॉर्मेशन सेंड करनी है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिकॉज स्टूडेंट्स अगर हम फिजिकल इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि अगर हमारा बिजनेस पार्टनर कोई दूसरी कंट्री में रहता है तो वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते तो अगर बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज हम EDI का यूज करके करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इन शॉर्ट वी आर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वहां पे कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बिकॉज हम बहुत ही अच्छी तरह से वो पर्टिकुलर हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ ये हमारी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट? We can say, in short, we can say that EDI is a well-known example कि जिसका यूज करके हम स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, EDI is a very good example कि जिसका यूज करके हम स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, कि जिसके अंदर, राइट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, मोर प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, कि जिसके वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे काम लगेगी? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच में हम वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होंगे। अगेन आई रिपीट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच में हम वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होंगे, बिकॉज हमें पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे बिजनेस के लिए एक ही एप्लीकेशन यूज करेंगे, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच में भी हमें इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो दैट इंटरचेंज इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ EDI. Again, I repeat, that interchange is also done with the help of EDI.
That's why we can say that this EDI is a very good example for interchanging standard या फिर structured documents कि जिसके अंदर जो भी documents होंगे they will be in e-format, that is electronic document, right? Now we will see what is the difference between EDI and email, right? Now we will see the difference between EDI and email, because email का यूज करके भी हम इंफॉर्मेशन ही एक्सचेंज करते हैं और EDI का यूज करके भी हम हमारे बिजनेस प्रोसेसेस के बीच में या फिर बिजनेस रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें इंफॉर्मेशन ही इंटरचेंज करते हैं। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट EDI देन वी कैन से कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगेन आई रिपीट, अगर हम EDI की बात करें तो EDI के अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। अगेन आई रिपीट, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन EDI, राइट? बिकॉज यहाँ पे जो भी इंटरफेस है इट इज सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन अगर हमें दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करनी है, राइट? मतलब एक सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन हमें दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस करनी है, दैट इज सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन। तो वहां पे इंटरफेस भी दो सॉफ्टवेयर के बीच में ही है। एक सॉफ्टवेयर का आउटपुट इज कंसिडर्ड एज एन इनपुट फॉर अनदर सॉफ्टवेयर। सो इसीलिए वहां पे बीच में कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड यहाँ पे जो डेटा होंगे दे आर स्ट्रक्चर्ड कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को समझ में आए। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को डेटा समझने की जरूरत नहीं है, EDI के अंदर सॉफ्टवेयर को डेटा समझने की जरूरत है। इन शॉर्ट जो भी डेटा होंगे वो ऐसे स्ट्रक्चर में होंगे कि जो वो सॉफ्टवेयर को समझ में आए, राइट? सो अगर हम ये फर्स्ट पॉइंट को ईमेल के साथ कंपेयर करें देन वी कैन से कि यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि जो भी डेटा है वो सॉफ्टवेयर को समझ में आए वो फॉर्मेट में हो, सॉफ्टवेयर को समझ में आए वो स्ट्रक्चर में हो, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे ह्यूमन टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, बिकॉज पीपल डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सा ईमेल कब सेंड करना है, कौन सा ईमेल कौन सी डेट को कौन से शेड्यूल को सेंड करना है। सो ईमेल के अंदर ह्यूमन टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रेजेंट है, वेर एज EDI के अंदर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन है। EDI के अंदर जो भी डेटा है दे आर स्ट्रक्चर्ड कि जो सॉफ्टवेयर को समझ में आए, और ईमेल के अंदर जो डेटा है वो जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर को समझ में आए वैसे स्ट्रक्चर में डेटा हो, राइट? सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट एंड द डिफरेंस बिटवीन EDI एंड ईमेल। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट के अंदर अगर हम EDI कंसीडर करते हैं देन यहाँ पे जो इंटरचेंज होता है, अगेन आई रिपीट, EDI के अंदर जो इंटरचेंज होता है, राइट, इट इज कंपोज्ड बाय वन सॉफ्टवेयर फॉर इंटरप्रिटेशन बाय अनदर सॉफ्टवेयर। मतलब यहाँ पे इंटरचेंज दो सॉफ्टवेयर के बीच में है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जो भी डेटा का इंटरचेंज होता है वो दो सॉफ्टवेयर के बीच में है, और वो उस हिसाब से इंटरचेंज होता है कि एक सॉफ्टवेयर जो डेटा सेंड करता है वो दूसरा सॉफ्टवेयर उसे इंटरप्रेट कर सके, राइट? एंड इफ रिप्लाई इज इन्वॉल्व, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए सॉफ्टवेयर ने बी सॉफ्टवेयर को डेटा भेजा, अब बी सॉफ्टवेयर को रिप्लाई सेंड करना है कि मुझे डेटा मिल गया है, देन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब यहाँ पे डेटा मिला है कि नहीं मिला है वो रिप्लाई भी पॉसिबल हो सकता है, राइट? इन शॉर्ट, ए सॉफ्टवेयर जो डेटा सेंड करता है वो बी सॉफ्टवेयर को समझ में आना चाहिए, इंटरप्रेट कर सकता होना चाहिए, और बी सॉफ्टवेयर जो रिप्लाई देता है वो ए सॉफ्टवेयर इंटरप्रेट कर सकता होना चाहिए, राइट? दिस इज टू एंड फ्रो, राइट? दो सॉफ्टवेयर के बीच में हम इंटरचेंज करते हैं वो। लेकिन अगर हम ईमेल की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो जो भी मैसेज कंपोज होता है it is composed by human, it is interpreted by the human, यहाँ पे reply is also composed by the human and reply is also interpreted by the human। मतलब ईमेल के अंदर जो भी मैसेज बनाता है, जो भी मैसेज इंटरप्रेट करता है, जो भी मैसेज रिप्लाई देता है, और रिप्लाई देने के बाद जो मैसेज
इंटरप्रेट करता है, वो सारा वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है इन ईमेल। लेकिन अगर हम ईडीआई की बात करें तो ईडीआई के अंदर तो जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सॉफ्टवेयर ही बनाता है, सॉफ्टवेयर ही इंटरप्रेट करता है, रिप्लाई भी सॉफ्टवेयर सेंड करता है, और रिप्लाई सेंड करने के बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो उसे इंटरप्रेट करता है। इन शॉर्ट, ईडीआई की बात करें तो वहां पूरा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, और अगर हम ईमेल की बात करें तो यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड नहीं है। दो हमें मैसेज सेंड करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, राइट? So students, this is the difference between EDI and email, that is electronic data interchange and electronic mail. We will see EDI as a layered architecture. Now, as you are able to see in the diagram, within this architecture, there are 4 different layers. Again, I repeat, EDI के architecture में 4 layers है. First layer is semantic layer, that is this one, and it is also known as application layer, right? Second layer is standard layer, more precise, it is also known as translation layer. Third is transport layer, more precise, it is also known as packing layer. And fourth layer is physical layer. Again, I repeat, fourth layer is physical layer, which is also known as network infrastructure layer, right? So students, these are the 4 different layers in EDI architecture. Now the first layer is semantic layer. Semantic layer क्या describe करेगा? It will describe the business applications कि जिसके अंदर हम EDI का use करेंगे. Again I repeat, first layer which is a semantic layer. ये सेमेंटिक लेयर ऐसी बिजनेस एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करेगा कि जिसके अंदर हम ईडीआई का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन. प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन मतलब अगर हमें कोई चीज को किसी के पास से लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो उससे पहले मैं कोटेशन मंगवाऊंगी, प्राइस लिस्ट मंगवाऊंगी, उसके बाद मैं परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगी, एक्नॉलेजमेंट दूंगी, मुझे इनवॉइस मिलेगा, वो सारी चीजें उसके बाद होगी. लेकिन अगर मुझे पहले कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो उससे पहले मैं जितने भी मेरे सप्लायर्स है वो सारे सप्लायर्स के पास से मैं कोटेशन मंगवाऊंगी, प्राइस लिस्ट मंगवाऊंगी, और उसमें से मुझे जो बेस्ट फिट मिलेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी. इन शॉर्ट, ये EDI सेमेंटिक लेयर के अंदर हम ऐसी बिजनेस एप्लीकेशन को एज्यूम कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा EDI का कंसेप्ट यूज करेंगे. एंड उसका एग्जांपल है प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन कि जिसके अंदर व्हाट वी नीड टू डू, हम कोट के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेंगे, प्राइस कोट के रिलेटेड रिक्वेस्ट करेंगे, फिर जो बेस्ट फिट है उसके ऊपर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे, हमें इनवॉइस मिलेगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स कि हम ये EDI सिमेंटिक लेयर के अंदर करेंगे. बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, each and everything is related to company. मतलब वी कैन से कि अगर हम प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन की भी बात करें, बट देन टू इट इज स्पेसिफिक टू अ कंपनी. ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी के अंदर ये प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन ऐसे ही वर्क करेगी. नो, it is specific to the company, and we can also say कि it depends on company to company. It may vary from company to company कि इसके अंदर क्या होगा. एंड along with that we also need to consider कि ये procurement application के अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे important है. अगेन आई रिपीट, ये प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन के अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सेमेंटिक लेयर है, राइट, इसके अंदर हम ऐसी बिजनेस एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करेंगे कि जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा EDI यूज करेंगे. एंड दिस लेयर इज स्पेसिफिक टू द कंपनी, एंड जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड ये लेयर हमें बनाना पड़ेगा, राइट? नाउ अनदर थिंग कि इसके अंदर जो हम यूजर इंटरफेस बनाएंगे, राइट, वो ऑब्वियसली इट इज कस्टमाइज वे में हम उसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब डिस्प्ले करेंगे.
because as I have told that this particular layer is specific to the company. तो जैसे जैसे कंपनी चेंज होती जाएगी उस हिसाब से हमें इसके अंदर यूजर इंटरफेस भी कस्टमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे सारी कंपनीज एक जैसे इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं देती है तो हमें उसके हिसाब से यूजर इंटरफेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि एज इट इज अ स्पेसिफिक टू द कंपनी, तो इसके अंदर जो भी यूजर इंटरफेस होगा, जो भी कंटेंट हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे, इट इज आल्सो इन अ कस्टमाइज्ड मैनर, राइट। Now another important thing, as I have told that it is in a customized manner, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं that we have to translate this particular layer from company specific form to more generic or universal form, राइट बिकॉज अगर हम एक ही यूजर इंटरफेस का यूज करके हम ट्रेडिंग पार्टनर्स को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, अब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्रेडिंग पार्टनर होगा, बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग पार्टनर हम इंफॉर्मेशन सेंड कर सके, उस हिसाब से हमें इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। एज यूजुअल के थोड़ी बहुत बिजनेस एप्लीकेशंस ऐसी होगी कि जिसके अंदर कुछ फील्ड्स होगी, थोड़ी बिजनेस एप्लीकेशन, थोड़े बिजनेस फॉर्म्स ऐसे होंगे कि जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स होगी, राइट। सो कौन से बिजनेस फॉर्म्स में कौन सी फील्ड्स एक्सेप्टेबल है, उस हिसाब से हमें इसका लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा। मीन्स वी कैन से कंपनी हैज टू अडॉप्ट यूनिवर्सल ईडीआई स्टैंडर्ड्स, राइट, कि जिसका यूज करके वो एक्सेप्टेबल फील्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म का लेआउट डिसाइड कर सकते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर हमें यहाँ पे सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली वहां पे हम ईडीआई का यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द सेकेंड लेयर इज ईडीआई स्टैंडर्ड लेयर। EDI स्टैंडर्ड लेयर के अंदर हमें यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना है, वी हैव टू स्पेसिफाई बिजनेस फॉर्म स्ट्रक्चर, राइट। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हमें बिजनेस फॉर्म स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करने हैं, राइट, कि जो हम ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, ये जो स्टैंडर्ड लेयर है इसके अंदर हम बिजनेस फॉर्म का स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करेंगे कि जो हम ये एप्लीकेशन लेयर, दैट इज वो सेमांटिक लेयर, उसके अंदर भी हम वो यूज करेंगे। हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डिसाइड करनी है, ओके, कि अगर ये बिजनेस फॉर्म है तो ये पर्टिकुलर फील्ड्स है, फील्ड्स के अंदर हम कौन सी डेटा टाइप के डेटा हम इनपुट लेंगे, आफ्टर दैट उसकी साइज क्या होगी, बिकॉज हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर हम लार्ज डेटा वी आर स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर डेटा इन अ स्मॉलर डेटा टाइप जिसकी साइज स्मॉल है, तो वहां पे डेटा ट्रंकेट भी हो सकते हैं, राइट। सो अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू स्टैंडर्ड लेयर, अगेन आई रिपीट, अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू स्टैंडर्ड लेयर, तो इसके अंदर डेटा ट्रंकेट नहीं होने चाहिए, राइट। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो EDI स्टैंडर्ड्स है और एप्लीकेशन लेवल है, दो दे आर सेपरेट बट दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। Again I repeat, ये जो EDI standard layer है and this EDI semantic layer which is also known as application layer, though they are separate, लेकिन they are related with each other because user interface हम कहाँ पे बनाते हैं, semantic layer के अंदर हम user interface specify करते हैं, तो obviously it is related to this standard layer, right? Okay. Now next layer is transport layer. It is also known as packaging layer, right? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई भी गुड्स डिलीवर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली हम कोई पोस्टल सर्विस यूज करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई गुड्स डिलीवर करना है तो हम स्पीड पोस्ट में भी हम वो सेंड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड एडी में भी हम वो सेंड कर सकते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ई कंटेंट की बात करें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बात करें, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भी सेंड करना है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भी हमें एक सेंडर से दूसरी रिसीवर के पास हमें वो डेटा सेंड करने हैं। इन शॉर्ट हमें वो डेटा इस हिसाब से पैक करने हैं कि वो अच्छी तरह से रेसिपिएंट तक पहुंच सके,
So we can say that this transport layer or packing layer corresponds closely with the non-electronic activity. राइट, अगेन आई रिपीट, जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी है उसके रिलेटेड ही हमें यहाँ पे सोचना है. बट वी नीड टू कंसीडर कि हम कौन से स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, या फिर कौन सी ईमेल सर्विस का यूज करेंगे कि जिसका यूज करके हम हमारे डेटा को सेंड कर सके, मोर प्रिसाइज पैक करके उसे सेंड कर सके. राइट, इसीलिए यहाँ पे आप ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखा है, FTP लिखा है, टेलनेट लिखा है, HTTP लिखा है, माइम लिखा है. दीज आर द प्रोटोकॉल्स के जिसका यूज करके हम हमारे डेटा को सेंड कर सकते हैं. राइट, so that's why this protocols and email programs, that is electronic mail, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है. नाउ अगर हम इसी के अंदर EDI डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर हम यही लेयर के अंदर EDI डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट की बात करें, राइट, तो इसके अंदर क्या होगा, इन शॉर्ट हमें एक डॉक्यूमेंट को सेंड करना है. राइट, तो हमें यहाँ पे कोई ईमेल मैसेज बनाना पड़ेगा या फिर हम डायरेक्ट फाइल भी शेयर कर सकते हैं. लेकिन ये सारी चीजें कैसे होगी, obviously with the help of some network, with the help of modem, या फिर with the help of some bulletin board. बट वी कैन से कि अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है तो हम ईमेल का भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम वहां पे ईमेल का यूज करते हैं तो उसके हिसाब से हमें सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, वहां पे वैसे प्रोटोकॉल्स को यूज करना पड़ेगा. राइट, और अगर हम EDI का यूज करते हैं तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स, प्रोटोकॉल्स और वो सारी चीजें हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. बिकॉज ईमेल भी सर्विस है कि जिसका यूज करके हम हमारी फाइल सेंड कर सकते हैं, एंड EDI इज ऑल्सो अ सर्विस के जिसका यूज करके हम यहाँ पे फाइल सेंड कर सकते हैं. बट वी नीड टू रिमेम्बर कि अगर हम EDI की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन होता है, वेरेज अगर हम ईमेल की बात करें तो वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है. वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये डिफरेंस देखा था. राइट, सो स्टूडेंट्स वी नीड टू कंसीडर कि अगर हम EDI यूज करते हैं तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड्स आएंगे, और अगर हम ईमेल का यूज करते हैं तो उस हिसाब से हमें सारे प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड सोचना पड़ेगा. राइट, एंड ऑब्वियसली द लास्ट लेयर इज फिजिकल लेयर. राइट, फिजिकल लेयर के अंदर हमें कौन सी चीज का ध्यान रखना है, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कि जिसके अंदर हम कैसे नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, कौन कौन सी चीजें हम उसके अंदर यूज करेंगे, वो सारी चीज हमें ये लेयर के अंदर एज्यूम करनी है. एंड अगर हम ई-कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर तो आईवे होता है, ऑब्वियसली आईवे को यूज करना है, इंटरनेट चाहिए, एंड हमें लोकल ऑन रैम्स, दैट इज लास्ट माइल का भी नेटवर्किंग करना है. तो वहां पे हम टेलीफोन बेस्ड नेटवर्क बना सकते हैं, केबल टीवी का नेटवर्क यूज कर सकते हैं, या फिर रेडियो बेस्ड नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं. ये सारी चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. राइट, सो हमें फिजिकल लेयर के अंदर इस हिसाब से सोचना है कि अगर हमें ये डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम कौन सी चीज कंसिडर करेंगे. राइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट EDI लेयर्ड आर्किटेक्चर, कि जिसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना है, वी हैव डिवाइडेड दिस EDI लेयर्ड आर्किटेक्चर इनटू 4 लेयर. फर्स्ट इज सिमेंटिक लेयर, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर भी कहेंगे. Second is standard layer, more precise it is also known as standard translation layer. Third is transport layer, it is also known as packing layer. And fourth is physical layer, which is also known as network infrastructure layer. Right? Now हम ये देखते हैं कि अगर हम EDI का यूज नहीं करते हैं, राइट, तो क्या होगा, और अगर हम EDI का यूज करते हैं तो क्या होगा. अगर हम EDI का यूज नहीं करते हैं तो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, और अगर हम EDI का यूज करते हैं तो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, राइट, इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज होगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं. राइट, सो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर एज यू आर एबल टू सी, इट इज इंफॉर्मेशन फ्लो विदाउट EDI.
अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है इट इज विदाउट ईडीआई। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, सी इट इज रिटन ओवर हियर पेपर बेस्ड मेल रूम, दोनों साइड पे, बायर के साइड पे भी और सेलर के साइड पे भी। सी पेपर बेस्ड मेल रूम, यहाँ पे भी लिखा है दैट इज पेपर बेस्ड मेल रूम। और ये जो पेपर बेस्ड मेल रूम है उसके साथ ये सारे डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड है। सी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर ये परचेज डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, शिपिंग डिपार्टमेंट है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि अगर हम ईडीआई का यूज नहीं करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी इट इज इन टर्म्स ऑफ पेपर, राइट। सो यहाँ पे कैसे वो वर्क करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना है एंड वी एज्यूम कि यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर है वो खुद के डिपार्टमेंट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे क्या होगा? एक डिपार्टमेंट कोई एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, राइट। ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन जनरेट करके सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा, सॉफ्टवेयर उसे स्टोर करेगा एंड अलोंग विद दैट वो हमें हार्ड कॉपी देगा। वो हार्ड कॉपी हम दूसरे डिपार्टमेंट में सेंड करेंगे, वो दूसरे डिपार्टमेंट वाले खुद के सॉफ्टवेयर के अंदर उसे मैन्युअली एंटर करेंगे। मैन्युअल एंट्री करने के बाद वो उसके हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करेंगे, वो फिर से हार्ड कॉपी रिपोर्ट देंगे, तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, लाइकवाइज थर्ड डिपार्टमेंट के अंदर भी इसी हिसाब से सारी चीजें होगी। इन शॉर्ट यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर्स है लेकिन डेटा एंट्री सारे डिपार्टमेंट्स में मैन्युअल होती है, राइट। एंड वहां पे क्या होता है, एक बार मैन्युअल एंट्री हो जाती है, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, हार्ड कॉपी फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डेटाबेस में से वही डेटा एक्सट्रैक्ट होते हैं, राइट। एंड इन शॉर्ट इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट इज पेपर बेस्ड मेल रूम। यहाँ पे इसीलिए दोनों साइड लिखा है दैट इज पेपर बेस्ड मेल रूम। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बायर दैट इज द कंपनी एंड सेलर इज ऑल्सो वन सप्लायर, उस हिसाब से यहाँ पे एज्यूम करना है। तो अगर बायर कोई भी ऑर्डर इनिशिएट करता है तो उसे तो पहले खुद के परचेज डिपार्टमेंट में डेटा सेंड करना पड़ेगा, राइट। परचेज डिपार्टमेंट में डेटा सेंड करने के बाद वो क्या करेगा, उसके पास जो इन्वेंट्री होगी वो चेक करेगा कि उसके अंदर उतने मतलब उसको जितना डिलीवर करना है उस हिसाब से प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है, राइट, तो ऑब्वियसली उसे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट एंड वेयरहाउस में चेक करने के बाद वो एक परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा। वो परचेज ऑर्डर की एक कॉपी पेपर बेस्ड मेल रूम में तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जाएगा बिकॉज फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां पे पेमेंट करेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट ये हमारी साइड पे जो भी पेपर बेस्ड मेल रूम है इट इज कनेक्टेड विद द पेपर बेस्ड मेल रूम ऑफ द सेलर दैट इज द सप्लायर। उसे वो ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलता है तो ऑब्वियसली वो खुद के सेल्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट में चेक करेंगे कि जितना ऑर्डर आया है उसके हिसाब से हमारे पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं है, राइट। अगर वो पर्टिकुलर चीज को अगर मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है तो वो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को कहेगा, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट उसे मैन्युफैक्चर करके शिपिंग डिपार्टमेंट को देगा, शिपिंग डिपार्टमेंट दैट इज ऑफ सेलर साइड वो किसे देगा, बायर के जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसे सेंड करेगा। आफ्टर दैट वो रिसीविंग डिपार्टमेंट चेक करने के बाद इन्वेंट्री में दैट इज वेयर हाउस में वो स्टोर कर देगा। इन शॉर्ट ये यहाँ पे इस हिसाब से सर्कल बनता है। यहाँ पे ऑर्डर डिलीवरी हुई, राइट, उसके रिलेटेड नोट डाउन भी होगा और यहाँ पे ये जो कंफर्मेशन है दैट इज ऑर्डर कंफर्मेशन वो सेल्स डिपार्टमेंट देगा। एंड ऑब्वियसली दोनों तरफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है कि जो बायर का है वो पेमेंट करेगा और जो सेलर का है वो बिल जनरेट करके देगा। इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डेटा जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन पेपर, राइट। यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं है। दो सारे डिपार्टमेंट्स के पास खुद के सॉफ्टवेयर है लेकिन वो सॉफ्टवेयर सिर्फ वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिलेटेड ही है। अगर एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो इट इज सेंट ऑन पेपर, राइट। सो दिस इज द थिंग कि अगर हम ईडीआई का यूज नहीं करते तो इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा। नाउ अगर हम ईडीआई का यूज करते हैं
तो इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा? सी, यहाँ पे अगेन बायर का पार्ट है और यहाँ पे सेलर का पार्ट है। दोनों तरफ पेपर बेस्ड मेल रूम की जगह यहाँ पे ईडीआई कैपेबल कंप्यूटर्स है। सी, यहाँ पे दोनों तरफ ईडीआई कैपेबल कंप्यूटर्स, बायर साइड भी है और सेलर साइड भी ईडीआई कैपेबल कंप्यूटर्स है। एंड आप देख सकते हो ये ईडीआई कैपेबल कंप्यूटर्स के साथ सारे डिपार्टमेंट्स के सॉफ्टवेयर कनेक्टेड होंगे। सी, सारे डिपार्टमेंट्स के वो उसके साथ कनेक्टेड है, जो पेपर बेस में नहीं था। राइट, पेपर बेस में सारे डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ईडीआई कैपेबल कंप्यूटर के साथ सारे डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड होंगे। बिकॉज यहाँ पे जो भी परचेज ऑर्डर जाता है, राइट, ऑटोमेटेड कंफर्मेशन मिलता है, राइट, पेमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस EDI, that is electronic data interchange, right? So students, this is the difference कि आपको किस हिसाब से सोचना है। दोनों डायग्राम में मैंने एक ही एग्जांपल दिया है कि बायर को कोई ऑर्डर वो परचेज ऑर्डर प्लेस करता है और सेलर वो पर्टिकुलर ऑर्डर डिलीवर करता है, लेकिन दोनों में हमें ये चीज कंसिडर करनी है कि यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिट होंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, इट इज विद द हेल्प ऑफ EDI। लेकिन हमने इससे आगे फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो भी हमने वो पूरा इंफॉर्मेशन फ्लो देखा था, वहां पे पेपर बेस्ड था। इन शॉर्ट, अगर परचेज डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो भी EDI थ्रू जाएगी। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री कितनी है वो चेक करना है, वो भी EDI थ्रू पता चल जाएगा। रिसीविंग डिपार्टमेंट को कोई चीज इंटीमेट करनी है, वो भी EDI थ्रू जाएगी। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है रिलेटेड टू द पेमेंट, वो भी EDI थ्रू जाएगा। दिस इज इन टर्म्स ऑफ बायर्स। अगर हम सेलर के साइड की बात करें तो वहां पे भी जो ऑर्डर बायर के EDI कैपेबल कंप्यूटर ने सेंड किया था टू सेलर के EDI कंप्यूटर, राइट, वहां पे ये EDI कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। सो ऑब्वियसली सेल्स डिपार्टमेंट के पास से पता चलेगा कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है कि नहीं है, वो भी EDI कैपेबल कंप्यूटर के पास होगी वो इंफॉर्मेशन। अगेन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ वो कम्युनिकेट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर करने के बाद शिपिंग डिपार्टमेंट को देगा, राइट। एंड यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी EDI के साथ कनेक्टेड है। इन शॉर्ट, ये जो सेकेंड डायग्राम है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, इट इज विद द हेल्प ऑफ EDI, राइट। मतलब दोनों तरफ कंप्यूटर है कि जिसके ऊपर हमने वो ये EDI विच इज कैपेबल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, राइट। और जो फर्स्ट डायग्राम हमने देखा था उसके अंदर सारी चीजें पेपर के टर्म्स में फ्लो होती थी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस कि अगर हम EDI का यूज करेंगे तो सेंट्रली एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन होगी, और अगर हम पेपर बेस्ड यूज करेंगे तो वहां पे टू एंड फ्रो बहुत सारे पेपर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक दैट इज EDI इन एक्शन। ओके, now within EDI we also need to consider benefits of EDI, right? So there are 3 benefits. First is obviously पेपर बेस्ड सिस्टम पूरी रिड्यूस हो गई है, बिकॉज इसके अंदर अगर हम ये पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमने कोई भी पेपर को ट्रांसफर नहीं किया है, राइट। सो अगर हम EDI का यूज करते हैं तो पेपर बेस्ड सिस्टम रिड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट, कस्टमर को सर्विस हम अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पाएंगे, और अगर हमारे प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व भी हम बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। कस्टमर को सर्विस कैसे अच्छी तरह से मतलब दे पाएंगे, बिकॉज हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन EDI के टर्म्स में प्रेजेंट है, तो हम जब जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है हम उसी वक्त वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके अच्छी तरह से कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो उस वक्त भी हम हमारे EDI कैपेबल कंप्यूटर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव करके उसके रिलेटेड सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग, दैट इज इम्प्रूव प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एंड कस्टमर service. And the third benefit is again this
important thing कि जो भी हमारा customer base है और supplier base है, obviously it will get expanded. बिकॉज स्टूडेंट्स हमें भी पता है कि अगर हमें कोई भी चीज ऑन पेपर मेंटेन करनी होती है तो वो लिमिटेड फॉर्म में होती है, लेकिन अगर हम वही चीज ई फॉर्म में मेंटेन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करेंगे, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट जब जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वी आर इजीली एबल टू रिट्राइव दैट इंफॉर्मेशन एंड यूज दैट इंफॉर्मेशन. सो ऑब्वियसली हमारे यहाँ मतलब अगर हम सर्विस अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे, राइट प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जल्दी लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, राइट एंड अगर हम हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ दैट इज सप्लायर के साथ भी अगर हम अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, राइट तो हमारा सप्लायर बेस भी बढ़ेगा, राइट. So students, this is all about the topic that is benefits of EDI, and along with that the topic that is EDI electronic data interchange is completed over here, right?